वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 3 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम। जो आर्टिकल हम लोगों ने लिए हैं वो मेनली द हिंदू के हैं जो आज आए हुए हैं। पहला आर्टिकल है डिबेट ऑन डेटा, पहले भी आया था ये लगातार आ रहा है इस पर, ठीक है। दूसरा है इंडिया यूएस एफटीए के ऊपर है, और थर्ड है यूक्रेन में पीस के ऊपर एक टॉक हो रही है, उसके बारे में आर्टिकल है, ठीक है। जो फोर्थ आर्टिकल है वो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी पे है, जो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है और इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था। और व्हाट इज़ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया था। और मिंट में कुछ आर्टिकल्स आए थे आज, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए हम लोगों ने मिंट के आर्टिकल को आज इंक्लूड नहीं किया है। उसे मैं इस वीक में हर एक दिन एक एक आर्टिकल ऐड करते जाऊँगा ताकि वो मिंट का भी कवर कर ले। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है लीनियर रिग्रेशन ऑब्लिक डिबेट ऑन डेटा, ठीक है। डिबेट ऑन डेटा पे रिसेंटली लगातार आर्टिकल आ रहे हैं द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में। इसका मेन कारण क्या है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से ओपिनियन और एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की मैथडोलॉजी है उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है ना, और डेटा की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले एक और चीज़ हुई थी, जो गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के डायरेक्टर के.एस. जेम्स को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूज़ में क्यों है वो इसी कारण है कि सस्पेंशन किसका हुआ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के डायरेक्टर का, जिनका नाम है के.एस. जेम्स। और IIPS क्या प्रिपेयर करती है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। और किसको रिपोर्ट करती है? हेल्थ मिनिस्ट्री को, ठीक है। तो मेन रीज़न है इसमें डायरेक्टली न्यूज़ में आने का और आर्टिकल्स आने का, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेटा स्टैटिस्टिक्स जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना, इकोनॉमी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, ये सब सारी चीज़ें पे बात करेंगे। दूसरे क्या क्या इशू इन्वॉल्व है, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेटा स्टैटिस्टिक्स को जो है रिलीज़ करने में और सैम्पलिंग करने में, तो ये सब सारी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या अर्जेंट एक्शन नीडेड है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये सब हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंस पे, ठीक। तो डेटा अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, ठीक, डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। और स्टैटिस्टिक जो है हम लोगों को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक। किस किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं मेन? सबसे पहले तो अगर कोई भी जो है आपको फीडबैक चाहिए, मान लो अपने कोई करंट प्रोग्राम चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन, और आपको फीडबैक चाहिए, तो आपको डेटा चाहिए होगा। आप सर्वे करेंगे, सैंपल बनाएंगे, और फिर जो डेटा मिलेगा उससे एनालिसिस करके स्ट्रक्चर डेटा बनेगा, उससे स्टैटिस्टिक आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है। कितने विलेजेस ओपन डेफिकेशन फ्री है? गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि 2019 में ओपन डेफिकेशन फ्री जो है 100% हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फीडबैक मिलते हैं। दूसरा, अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट करना है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वनरेबल सेक्शन है, ठीक है, जो भी स्कीम्स होती हैं, जैसे टारगेट PDS हो गया, PM किसान हो गया, अब तो यूनिवर्सल हो गई है जितने भी किसान हैं उनके लिए, पर इनिशियली टारगेटेड। तो ऐसे में हम लोगों को डेटा चाहिए होता है, तो टारगेट करने के लिए डेटा चाहिए होता है। तीसरा, अगर हमें बेटर एविडेंस, है ना, बेस्ड पॉलिसी फार्मूलेशन करना है, तो आपको जो है डेटा और स्टैटिस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि GDP है ना। GDP से क्या होता है, हम GDP का जो डेटा आता है उससे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आता है उससे हम गवर्नमेंट को क्या अकाउंटेबल कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या डेटा आया कि GDP बहुत कम हो रही है, तो लोग जो है क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करते हैं, ठीक है। तो इसी कारण एक सबसे बड़ा इशू आ जाता है, जब अकाउंटेबिलिटी डेटा स्टैटिस्टिक्स से आ जाती है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई। अब हम इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अदर यूज़ क्या क्या हैं? वही यूज़ हैं जैसे एविडेंस बेस्ड, ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस, मॉनिटरिंग, एवेल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और ग्लोबल मॉनिटरिंग, रिलायबल, अप टू डेट एंड ईजिली एक्सेसिबल डेटाबेस, ठीक है। ये सब काम होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं। अब कंट्रोवर्सी क्या है और इश्यूज़ क्या है, ठीक है। मेन कंट्रोवर्सी और इशू के बारे में अब बात कर लेते हैं, जिस पे आज का आर्टिकल है। 2 दिन पहले भी जो आर्टिकल आया था उसको भी मैंने, है ना, इंक्लूड किया, ठीक है। तो रिसेंट ईयर में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट जो है का जो अप्रोच है वो थोड़ा होस्टाइल है, ठीक है। गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है? थोड़ा होस्टाइल है। क्यों है ऐसा होस्टाइल? ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी देखती है कि जो डेटा आ रहा है वो उनके अगेंस्ट में है ना, तो वो डेटा उनके अगेंस्ट में, तो उन लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? डेटा स्टैटिस्टिक को मैनिपुलेट। उससे क्या होता है? गवर्नमेंट को इलेक्शन जीतना है, क्यों ना मैनिपुलेट करें। और ये इंडिपेंडेंस के बाद ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट कर रही है ना, सारी गवर्नमेंट अपने फेवर में चाहती है डेटा को। डेटा मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है,
है ना। अगर आप बोलेंगे कि विराट कोहली के लास्ट के 2 साल में कितने रन है, तो एवरेज आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 2019 के साल को इंक्लूड करते हैं, जब बहुत ही ख़राब रफ पैच था, तो सडनली आपका एवरेज बहुत कम हो जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन गवर्नमेंट भी किया करती है, ठीक है। तो रिसेंट ईयर्स में जो एनडीए गवर्नमेंट है, उनने भी स्टाइल अप्रोच रखी हुई है, ठीक है। कोई भी डेटा रिलीज़ होता है तो गवर्नमेंट के अगर फेवर में ना हो तो वो क्या करने की कोशिश करती है, उसे डिसक्रेडिट करने की कोशिश करती है, ठीक है। उसके एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने जो है डिस्कार्ड क्या कर दिया था, गवर्नमेंट का क्लेम कि सारे विलेजेस क्या हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। टोटल उसने शो किया था कि 19% जो विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी हाउस होल्ड टॉयलेट यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसी जो सर्वे था उसको बैक किसने किया था, नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे ने और मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे ने, ठीक है। तो ये दोनों जो है सर्वे इसको बैक कर रहे थे और गवर्नमेंट के क्लेम को डिसक्रेडिट कर रहे थे, ठीक है। इसी के कारण बेसिकली जो गवर्नमेंट है, उनके प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के लोग ओपिनियन पेज लिख रहे हैं और मेथोडोलॉजी जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट डिसक्रेडिट करने का काम करती है, ठीक है। ये तो और कोई नई बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट यही करती है, ठीक। तो दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ने इसके पहले क्या क्या किया था, गवर्नमेंट ने इसके पहले भी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2017-18 की रिपोर्ट को डिस्कार्ड कर दिया था ड्यू टू क्वालिटी कंसर्न, है ना। और बेसिकली उस समय इलेक्शन का टाइम था, तो उसमें रिपोर्ट में क्लेम किया था कि 40 साल में सबसे कम जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो गया है, ठीक है। तो इसलिए जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, लेकिन ये न्यूज़ बाहर आ गई थी, ठीक है। उसी से बहुत ज़्यादा अपोजिशन वालों ने बहुत अकाउंटेबिलिटी के लिए वॉइस रेस करने लगे थे, है ना। तो ये सब सारी चीज़ हुई थी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ था, ठीक है। उसकी जो रिपोर्ट थी वो आई थी NSSO की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, उसको गवर्नमेंट ने रोक के रखा था जब तक कि गवर्नमेंट इलेक्शन जीत नहीं गई। 2019 में उसे रिलीज़ किया गया। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। जो सबसे बड़ा इशू है, गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर देती है डेटा को अपने हिसाब से, है ना, ताकि जो उनको सहूलियत हो सके। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है मल्टीपल डेटा का, ठीक है। सेम डेटा के लिए अपने यहाँ मल्टीपल एजेंसी है और मल्टीपल एजेंसी में मल्टीपल डेटा आते हैं, ठीक है। जैसे कि मल्टीपल एजेंसी में कौन सा डेटा सेट फिर आप लेंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट को फेवर करता है, फिर गवर्नमेंट वाला डेटा लेती है। जैसे कि एग्जांपल में मैन्युफैक्चरिंग के डेटा की बात करें, ठीक, तो उसका डेटा कौन कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। उसकी पोर्टल है MCA 21, वहाँ से आता है। और यही डेटा, है ना, सिमिलर डेटा और कहाँ से मिलता है अपने को, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री में। दोनों में डिस्क्रिपेंसीज है, तो फिर समझ नहीं आता कि कौन सा लेना है, ठीक है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा इशू है, ठीक। थर्ड जो सबसे बड़ा इशू है वो है क्वालिटी का, ठीक है। जो डेटा है उसकी क्वालिटी क्या है, सैम्पल स्पेस बहुत छोटा होता है, ठीक है। NFHS का जो डेटा है उसका सैम्पल स्पेस 6 लाख हाउस होल्ड था और टोटल 30 लाख हाउस होल्ड है। ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ना, जो प्राइम मिनिस्टर की, उसने क्या आर्गू किया है रिसेंटली, जो ओपिनियन पेजेस में उन लोगों ने कहा है कि NFHS के सर्वे ने अर्बन एरियाज़ के को सैंपल में एडुकेटली इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। ये किसका एलिगेशन है, इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर की, उन लोगों ने आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने को सॉल्यूशन की ज़रूरत है। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो अगर सारा आर्टिकल सुनने के बाद क्या सॉल्यूशन देंगे, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होना चाहिए, तो ओवरऑल होना चाहिए बेसिकली पूरा सिस्टम का, ठीक है। पूरे सिस्टम को चेक करने की ज़रूरत है और इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को ऑटोनोमस बनाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि गवर्नमेंट जो है इंटरवीन ना कर पाए, ठीक है। और क्या ज़रूरत है, डेटा की क्रेडिबिलिटी के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक। डेटा की क्रेडिबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग के लिए, लार्ज डेटा के लिए, है ना, अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो जो डेटा होगा वो क्रेडिबल मिल पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल है इंडिया US FTA पे, ये भी हिंदू में दिया हुआ है, फ्रॉम स्टेट विजिट टू अ मोर रोबस्ट ट्रेड रिलेशनशिप। ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मोदी जी US स्टेट में विज़िट करने गए थे और इंडिया और US के FTA की जो है इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंस पर और इशू क्या क्या हैं उस पर बात की गई है। तो सबसे पहले FTA क्या होता है हम ये जान लेते हैं। FTA का फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा नेशन के बीच में पैक्ट होता है जिसमें ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करने के लिए प्रोविजंस होते हैं और ज़ीरो टैरिफ लेवी होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो क्या होता है, इट्स अ पैक्ट बिटवीन टू नेशंस
और मोर नेशंस टू रिड्यूस बैरियर टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स अमाउंट दैम। ठीक है, जितने भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें जो टैक्स होगा, कस्टम ड्यूटीज़ होगी, वो 0% होगी। ठीक है, रिसेंटली इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। और किसके साथ किया है? यूएई के साथ किया है। ठीक है, तो एफटीए का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ठीक, सबसे पहले तो एफटीए का इंपॉर्टेंस होता है फर्स्ट ट्रेड क्रिएशन। ठीक, यहाँ पर दिया नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ट्रेड क्रिएशन क्या होता है? जैसे कंट्री को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने लगता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा तो जो भी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा वहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस तरीके से ट्रेड और क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके अगर लेवी जो टैरिफ चार्जेस है वो कम हो जाते हैं, तो आपका प्रोडक्शन डिमांड बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि प्राइस कम हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने से आपके यहाँ फिर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इस तरीके से एक्सपोर्ट कंट्रीज़ को, अगर इंडिया है तो उसको और डॉलर्स मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक, अगर मान लो कि हम लोग किसी चीज़ में एफिशिएंट हैं तो फिर अब हम वही, अगर आप टैक्स लगा देता है यूएस उस पर 10% 20%, तो वो महंगा हो जाता है, और फिर दूसरी कंट्री जो इनएफिशिएंट है वहाँ से, वो जहाँ पर फ्री ट्रेड है, वियतनाम से या बांग्लादेश से, वहाँ से जो है कॉटन्स वगैरह के जो है एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, वो हमसे कम एफिशिएंट हैं उसके बाद भी, क्योंकि वहाँ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ऐसे में रिसोर्स का लॉसेस होते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी का लॉस होता है। तो जब एफटीए होता है तो फिर एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ती है रिसोर्सेज की। ठीक, अगर आप पूरे अर्थ को क्या माने? सिंगल ग्लोबल विलेज माने, तो एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज तो अर्थ के यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ईजी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज बिटवीन कंट्री। ठीक है, तो आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज और बेसिकली लोग भी आसानी से जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, यूएस में बहुत सारे इंडियंस जो है जाके काम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है? कंज्यूमर को सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट मिलने लगता है, कंज्यूमर को वैरायटी मिलने लगती है। उसके बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा और डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। ठीक है, ये सब क्या है? एफटीए के बेनिफिट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अगर हम इंडो यूएस रिलेशनशिप की बात करें। ठीक, तो अगर अभी तक के इंडो यूएस रिलेशनशिप की स्टोरी की बात करें तो बिफोर 1991, ठीक है, 1991 के पहले इंडिया और यूएस का रिलेशन एकदम ठंडा सा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का इंडिया की तरफ टिल था और इंडिया का यूएसएसआर की तरफ टिल था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें कब थी? 1991 के पहले। 1991 के बाद क्या हुआ? जब एलपीजी हुआ, इंडिया ने, एलपीजी मतलब सिलेंडर नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो बहुत तेज़ी से यूएस और इंडिया के बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लेकिन 1998 में क्या किया इंडिया ने? न्यूक्लियर जो है बम फोड़ा, पोखरण हुआ, पोखरण के बाद यूएस ने उस पर सैंक्शन लगा दिया, लेकिन लेटर इंडिया के ऊपर यूएस ने वो सैंक्शन हटा दिया। 2008 में 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ, जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साइन हुई। और इंडिया बेसिकली ये डील क्या दिखाती है? इंडिया यूएस रिलेशनशिप की मैच्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, है ना। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है यूएस के लिए वो बताता है, और इस समय से जो चाइना है वो असर्टिव होने लगा था। ठीक है, तो इंडिया की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि चाइना असर्टिव होते जा रहा है। चाइना को काउंटर कौन करेगा? इंडिया करेगा। चाइना इंडिया के लिए कौन सी कंट्री को बैलेंस करने के लिए सपोर्ट करता है? पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ पावर का गेम है जो चल रहा है। ठीक है, इंडो यूएस दोनों ही जो है इंडिया के वेस्ट में इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। ठीक है, इंडिया के वेस्ट में क्या है? अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, ठीक है, ईरान। यहाँ पर इंडिया और यूएस के जो इंटरेस्ट हैं दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन इंडिया की जो ईस्ट साइड है, चाइना, इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, वहाँ इंडिया और यूएस के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप आपको समझ में आ रही है। उसके बाद इंडिया और यूएस के जो डिफेंस है उसके रिलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया यूएस ने ठीक रिसेंटली 4 एग्रीमेंट साइन किए थे, 4 एग्रीमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से? लेमो, ठीक है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट था, बैका, कोमकासा। ठीक, ये ना प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मतलब बोला है, आज आर्टिकल में नहीं आया है इसलिए उसके बाद भी। और एक मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था जो कि सबसे पहले हुआ था। ठीक है, GSOMIA, ठीक, 2002 में, ये 2016 में, बाकी 2018 और 2020। ठीक, इस तरीके से 4 एग्रीमेंट साइन हुए और इंडिया को यूएस ने क्या रिकॉग्नाइज़ किया है? मेजर डिफेंस पार्टनर। ठीक है, तो इंडिया यूएस का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन एक फील्ड अभी भी ऐसा है जहां इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप
बहुत जो है अच्छा नहीं है। वो कौन सा फील्ड है? वो है ट्रेड। और सारा आर्टिकल जो है इसी ट्रेड के डील के ऊपर है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो इंडिया की कुछ डिमांड्स है जो यूएस पूरी नहीं कर रहा है। जैसे कि इंडिया क्या चाहता है? ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर इट्स प्रोडक्ट लाइक एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग। ठीक है, दूसरा जीएसपी भी ख़त्म कर दिया, तो इंडिया चाहता है कि इंडिया को थोड़े बेनिफिट्स मिलें एक्सपोर्ट में जीएसपी के अंदर अभी भी। ठीक, ये इंडिया चाहता है। और यूएस क्या चाहता है? यूएस तो बहुत सारी चीज़ें चाहता है। एक तो डेटा लोकलाइजेशन का जो इशू है उसके अगेंस्ट है। दूसरा इंडिया का जो पेटेंट वाला जो इशू है ना, इंडिया अभी भी वॉचफुल कैटेगरी में है। ठीक है, जो यूएस चैम्बर एक रिपोर्ट निकालता है पेटेंट की। ठीक, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, इंडिया और यूएस के बीच में 100 बिलियन का ट्रेड होता है और इंडिया सरप्लस है ना। इंडिया 120 के आसपास बिलियन का ट्रेड है और 100 बिलियन जो है इंडिया सरप्लस में, तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है उसके लिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा एक्सेस काय पे मांग रहा है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे, डेयरी आइटम्स पे और मेडिकल डिवाइसेस पे। और क्या चाहता है यूएस है ना, जो ऑटोमोबाइल वाली जो सेक्टर के जो चीज़ें हैं उसमें भी, जो लग्जरी गुड्स हैं उसमें लेवी कम करवाना चाहता है। ठीक है, तो हार्ले डेविडसन जितने भी लड़के हैं उनके लिए अच्छी खबर हो जाएगी अगर एफटीए साइन हो जाता है। हार्ले डेविडसन हाफ रेट में मिला करेगी। ठीक है, तो 10 लाख की गाड़ी इंडिया में 5 लाख में मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये सब क्या है? दोनों के बीच में ट्रेड इशू है। ठीक है, तो लेकिन रिसेंटली आर्टिकल में बात जो की है वो उसमें बताया है कि इंडिया ने जो है जो अप्रोच है वो काफ़ी एफटीए के लिए बदला है। ठीक है, जैसे कि उसने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ एफटीए एग्रीमेंट किया था। ठीक है, यूएस की अप्रोच अभी क्या है? जो बाइडन का जो रेंज चल रहा है उसमें यूएस की अप्रोच है फ्रेंड शोरिंग है। ठीक है, फ्रेंड शोरिंग एक टर्म है जो अभी रिसेंटली आया है जब से पेंडेमिक हुआ है। ठीक है, एक अल्टरनेटिव ग्लोबल चेन बनाने की बात की जा रही है। फ्रेंड शोरिंग का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, उसको कहाँ रिलोकेट करना है? सिर्फ फ्रेंड्स की टेरिटरीज़ में, है ना, फ्रेंड और एलाइज की। तो यूएस किस पे फोकस कर रहा है? जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। और कहाँ से रिलोकेट करवाना चाह रहा है? सारा का सारा चाइना से। ठीक है, तो अल्टरनेटिव सप्लाई चेन प्रोवाइड करने के लिए ये बेसिकली स्ट्रैटेजी यूएस अपना रहा है। ठीक है, तो काय पे एम्फेसाइज है? रेजिलेंट सप्लाई चेन पे और फ्रेंड शोरिंग पे। ठीक, और आज भी इम्पॉर्टेंट यूएस के लिए क्या है? यूएस के लिए आज भी जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है प्रायोरिटाइजिंग लेबर राइट और क्लाइमेट फ्रेंडलियर प्रोडक्शन। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर और ये सब सारी चीज़ें आज भी जो है किन के लिए इम्पॉर्टेंट है? यूएस के लिए। यूएस का जो अप्रोच है वो बेसिकली ट्रेड पे है फोकस, लेकिन जो एम्फेसाइज है वो रेजिलेंट सप्लाई चेन पर है। फ्रेंड शोरिंग मैं बता चुका हूँ क्या होता है, और प्रायोरिटाइजिंग लेबर राइट्स। ठीक है, ये मेन जो इश्यूज़ हैं यूएस के अप्रोच के ट्रेड के। ठीक है, तो यूएस और इंडिया को दोनों को डायलॉग शुरू करते हुए हाफ वे पे मीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के साथ साथ ट्रेड डिपेंडेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ठीक है, इसलिए दोनों को एक साथ बैठ के मिडवे में जाके एफटीए को साइन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, द ट्रेड रिलेशनशिप डिजर्व्स मोर अटेंशन and a stronger mandate from leader of both the Biden and Modi administration with greater emphasis ambition often mentioned target 500 से 600 billion in bilateral trade by 2030 can easily be attained and surpassed the sky the limit for this partnership of the century। ठीक है, बेसिकली यूएस इंडिया की पार्टनरशिप के लिए ट्रेड जो है डिपेंडेंस और कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के कारण चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, सिर्फ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं, ट्रेड डिपेंडेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कल है जेडा होप फॉर पीस इन यूक्रेन। ठीक है, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सऊदी अरेबिया सेट टू होस्ट यूक्रेन, यूएस एंड सम यूरोपियन कंट्रीज़ एंड इंडिया ब्राज़ील फॉर पीस टॉक्स ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो कौन कर रहा है? जेडा मतलब सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है? होस्ट करने वाला है। क्या होस्ट करने वाला है? पीस टॉक। पहली बार पीस टॉक हो रही क्या? नहीं, इसके पहले बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत सारे जो है डील ब्रोकर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया कर रहा है। रशिया इसमें पार्ट ले रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, रशिया इसमें कोई पार्ट नहीं ले रहा है। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहे हैं? अपने पीस प्लान के लिए जो है इसमें सपोर्ट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपना जो उन्होंने 10 पॉइंट पीस प्लान बनाया। ठीक है, तो इंडिया जो है इसमें पार्ट करेगा, ब्राज़ील है इसका, और यूएस की सम यूरोपियन कंट्रीज़ भी इसका हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक है रोहिणी पैनल सबमिट्स लॉन्ग अवेटेड रिपोर्ट, व्हाट इज़ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। रिसेंटली ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था, एक दिन पहले हिंदू में भी इस पर आर्टिकल आया था। अब देखते हैं कि किस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में था। रोहिणी कमीशन हेडेड बाय जस्टिस जी रोहिणी वॉज सेटअप इन 2017
बाय यूनियन गवर्नमेंट टू एग्जामाइन द फिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। ठीक है, तो रोहिणी कमीशन सेटअप किया था यूनियन गवर्नमेंट ने कब, 2017 में। किस लिए? टू एग्जामाइन द फिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। ठीक है, तो फिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी को एग्जामाइन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम रोहिणी कमीशन था। उसने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे दी है रिसेंटली और आफ्टर सेवरल एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेन्योर। ठीक है, तो टोटल 14 एक्सटेंशन हुए हैं। 2017 की रिपोर्ट थी, अब 2023 में फाइनली सबमिट हुई है। रिपोर्ट इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकल सेंसिटिव विथ डायरेक्ट बेरिंग ऑन द इलेक्टोरल कैलकुलेशन ऑफ पार्टीज अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट बेरिंग होगी इसकी काय पे, लोकसभा इलेक्शन पे। ठीक है, ये जानेंगे क्यों होगी। द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट्स हैव नॉट बीन मेड पब्लिक एज येट। ठीक है, तो अभी इसके कंटेंट पब्लिक नहीं किए गए हैं, सिर्फ रिपोर्ट सबमिट हुई है। किसको सबमिट की गई है? प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो अब डिटेल्स जानते हैं कि आखिर सब कैटेगराइजेशन बेसिकली चीज़ है क्या। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ ओबीसी इनटू स्मॉलर ग्रुप बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड एजुकेशन अटेनमेंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो जानते हैं कि बोलने की क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, सब कैटेगराइजेशन है क्या। ठीक है, सब कैटेगराइजेशन के बारे में जानते हैं कि टोटल मान लीजिए ओबीसी की 100 कास्ट है। ठीक है, 100 कास्ट है ओबीसी में। ओबीसी के अंदर मतलब अपना जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें बहुत सारी कास्ट आती हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। ठीक है, और ओबीसी को रिजर्वेशन कितना है? 27% का। ठीक है, ये रिजर्वेशन क्या है? मिनिमम रिजर्वेशन है। इसका मतलब जनरल से, ठीक है, जनरल से ये सीट उठा सकते हैं और मिनिमम 27% इनको रिजर्वेशन ओबीसी कम्युनिटी को मिलेगा। ठीक है, अब 100 कास्ट है, उसमें से 5 जो है एफ्लुएंट और डोमिनेटिंग कास्ट है। एफ्लुएंट मीन्स जिसके पास है ना समृद्ध क्लास, और जिसके पास भरमार है पैसे की, है ना, डोमिनेटिंग है, रूलिंग है, बहुत सारे एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं सब लोग। ठीक है, तो इस तरह की जो कास्ट है वो एफ्लुएंट और पैसे वाली कास्ट है। ठीक है, डोमिनेटिंग कास्ट। 5 कास्ट ऐसी है और 95 कास्ट बहुत बुरी हालत में है। ठीक है, और बहुत गरीब हैं और बहुत कम लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है जो लोग हैं वो बहुत गरीब और डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं। ठीक है, तो 5% कास्ट जो है अगर आपकी मैक्सिमम 25% से 26% सीट्स अगर ले लेती है तो रिजर्वेशन का फ़ायदा होगा क्या? नहीं, यही 5% लोग हर बार रिजर्वेशन लेते जाएंगे और पैसे कमाते जाएंगे और डोमिनेटिंग बनते जाएंगे, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और रिजर्वेशन का है ना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 95% जो कम्युनिटी ओबीसी की है, जिन्हें एक्चुअली मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिन्हें एक्चुअल में ज़रूरत है किसकी? रिजर्वेशन की, उनको नहीं मिलेगा। तो फिर रिजर्वेशन का फ़ायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो हमारा मेन एम क्या है सब कैटेगराइजेशन का? द मेन एम ऑफ इज़ टू एंश्योर दैट the benefits of the reservation policy reach the most backward and the marginalized section within the OBC and not just a few dominating class। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा मेन जो एम है वो रिजर्वेशन बेनिफिट्स को मार्जिनलाइज सेक्शन और जो कि बहुत बैकवर्ड सेक्शन है ओबीसी कास्ट के अंदर, उन तक पहुंचाना है। केवल कुछ ओबीसी कास्ट जो कि डोमिनेटिंग है उस तक रिजर्वेशन को सीमित नहीं होने देना है। और ये जो है आफ्टर 75 ईयर्स जो है बहुत सारी कास्ट हैं जो डोमिनेटिंग हो चुकी हैं और वही लोग बेनिफिट उठा रहे हैं ना। आप एक आध यूपी की कास्ट बता दीजिए जो ओबीसी है और जो सत्ता में भी है, रह चुकी है और उनके एमएलएज और एमपीज़ बहुत हैं, है ना। बिहार में भी है, तो आप खुद ही बता सकते हैं ऐसी कास्ट का नाम। ठीक, तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि आपके 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक फ्रेंड है जो यूपी से है, ठीक है, और वो डोमिनेटिंग कास्ट से है, ठीक है, डोमिनेटिंग कास्ट से है और आपके साथ कोचिंग जाता है काहे की? आईएएस की। ठीक, और दूसरा आईएएस की तैयारी तो कर रहा है लेकिन गांव में है, ठीक है, उसकी जो कास्ट है ओबीसी ही है पर जो कास्ट है वो डोमिनेटिंग नहीं है, है ना, और जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी है, एफ्लुएंट क्लास नहीं है और किसी तरीके से मतलब सर्वाइवल हो रहा है। ठीक है, तो आप बताइए कि जो आईएएस बनना चाहिए, है ना, अगर क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज कम है तो ओबीसी का रिजर्वेशन का फ़ायदा लेके, है ना, किसको आईएएस बनना चाहिए? ऑफ कोर्स जो गांव में बैठा है ना। यही तो मेन एम है कि जिनको डिस्क्रिमिनेशन और अपॉर्चुनिटी, है ना, डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, रिसोर्सेज की कमी है, उन्हें कम नंबर में भी, है ना, वो जॉब कर सके। ठीक है, यही तो हमारा टारगेट है ना, उन्हें कम नंबर में एजुकेशन मिल सके, अच्छा कॉलेज मिल सके,
यही तो रिजर्वेशन का मेन एम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम यही चाहेंगे कि IAS कौन बने, ये वाई है ना, जो वाई है वो ना बने, और जो एक्स है जो हमारा गांव में है वो बने। ठीक है, तो हम इसको बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ताकि 95% कास्ट जो है क्या हो, रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे? मान लो कि 100 कास्ट है, ठीक है, जो 15 है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी है, जिनका एक भी बंदा नहीं है, तो इनको मान लो कि 4% अंदर रिजर्वेशन दे दिया। 27 में से 4% लोग ऐसे होंगे जो इसी कास्ट के होंगे, इसी कम्युनिटी के होंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं सब कैटेगराइजेशन। और इसी क्राइटेरिया को कौन बताने वाला है, कौन एग्जामाइन करने वाला है? जी रोहिणी कमेटी। समझ में आ रहा है क्या? जी रोहिणी बेसिकली रिटायर्ड जस्टिस है जो हेड कर रही हैं इस कमेटी को, और यही कंसेप्ट है OBC का। ठीक है, और यही कंसेप्ट आप दूसरे में भी लगा सकते हैं, है ना। रिजर्वेशन की दूसरी जो कास्ट है, आपको लगता है कि SC ST में भी ये करना चाहिए, है ना। SC ST में भी ऐसी कुछ डोमिनेटिंग कास्ट है जो हमेशा, है ना, सिविल सर्विस में आप अगर देखेंगे तो एक कास्ट है जो हमेशा आपको दिखाई देगी। ठीक है, और बहुत सारे जो डिज़र्विंग हैं लेकिन जिन्हें मिल नहीं पा रहा है रिजर्वेशन, ठीक है, जो फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि कुछ एफ्लुएंट क्लासेस हैं जो कि क्या कर रही है, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रही है। इसलिए क्या आपको लगता है SC ST को भी सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत है? तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC कम्युनिटी। हमारा आर्टिकल है व्हाट इज़ कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड विल इट कट एमिशन। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में आया था। हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ठीक है, तो जैसा कि नाम लिखा है, कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, क्या 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 टाइप्स होते हैं इसके? एक तो होता है पॉइंट सोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है डायरेक्टली एयर कैप्चर। पॉइंट सोर्स में क्या होता है, हम डायरेक्टली CO2 फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैप्चर करते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो चुका है हम उसको अगर कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं कैप्चर करने के। ठीक है, दे आर बोथ डिज़ाइन टू कैप्चर एमिशन फ्रॉम हैवी एमिटिंग सेक्टर्स सच एज ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोर दैम अंडरग्राउंड ऑफ द कोस्ट इन डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस फील्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हैवी एमिटिंग सेक्टर्स होंगे, है ना, जैसे कि ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, उससे जो धुआं निकलेगा, CO2 निकलेगा, उसको हम कैप्चर करेंगे और उसको अंडरग्राउंड जो है ऑफ द कोस्ट, मतलब सी एरिया में, है ना, नीचे डिप्लेटेड ऑयल और गैस फील्ड में वापस स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो वापस कार्बन स्टोर हो जाएगा, तो आपको फ्यूचर में उस टेम्परेचर और प्रेशर में हो सकता है कि फॉसिल फ्यूल दोबारा से मिले, पेट्रोलियम दोबारा से मिले। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है बेसिकली ये, इसको जान लेते हैं। फर्स्टली CO2 हैज़ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर गैसेस प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस और ड्यूरिंग पावर जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले CO2 को हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री है इसमें, ठीक है, केमिस्ट्री है, और अमाइन यूज़ करते हैं, अमाइन। ठीक है, केमिस्ट्री में अमाइन यूज़ करते हैं जिससे बाकी सेपरेट होती है बाकी गैसों से CO2। उसके बाद हम उस सेपरेट गैस जो CO2 है उसको कंप्रेस्ड करते हैं। जैसे आप कंप्रेस्ड करते हैं तो वो लिक्विफाई होगी। लिक्विफाई क्यों करते हैं? ताकि ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, और पाइपलाइन जो है उससे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसके? अर्थ के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर अंदर। ठीक है, ये बेसिकली एक सिंपल सा मॉडल दिया हुआ है। यहाँ से आप तेल निकाल रहे हो, ठीक, तेल निकालने में बहुत धुआं लगता है, और या फिर कोई फैक्ट्री, यही ऑयल जो है फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, ठीक है, एनर्जी के लिए, यहाँ से धुआं निकल रहा है। डायरेक्टली जो CO2 निकल रहा है उसको हम क्या करेंगे, सोर्स पे स्टोर कर देंगे, और या फिर उसे ना अंदर कैप्चर वापस CO2 में डाल दिया जाए, या फिर उसको ऑन शोर स्टोरेज किया जाए, या फिर ऑफ शोर स्टोरेज। ऑफ शोर यहाँ पर CO2 है ना, इस एक बोट के थ्रू स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर ले जाके। ठीक है, तो ये तरीके हैं जो है कार्बन स्टोरेज के। समझ में आया क्या? इस पे प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ कहाँ स्टोर करने के लिए बेस्ट साइट होती है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक, व्हाट रोल कैन इट प्ले? तो UN के जो पैनल साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि 2015 के जो एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, उसके जो टारगेट हैं, ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट, उसको जो है टारगेट को अचीव करने के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, CCS जो स्ट्रैटेजी है, ठीक, CCS स्ट्रैटेजी CCUS से कैसे डिफरेंट है? इसमें क्या होता है, स्टोरेज तो होता ही है, उसके बाद रीयूज़ भी कर लेते हैं। ठीक है, कौन सी प्रोसेस में? जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, कार्बन को हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो CCS और CCUS में डिफरेंस भी पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो है इस कारण से क्या है, जो फॉसिल फ्यूल है, CCS कैन कर्ब एमिशन एज द टेक्नोलॉजी एनेबल फॉसिल फ्यूल कंपनीज टू ऑपरेट फॉर लॉन्गर।
ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल कंपनी है वो बहुत लंबे समय तक ऑपरेट करेगी अगर हम ऐसी स्टोरेज करते रहेंगे तो, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम कम नहीं हो पाएगी, ठीक है। पर बहुत सारी जगह अब ये बहुत इम्प्लीमेंट हो रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। थैंक यू।